वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज रोहित कुमार। आज सैटरडे 30 नवंबर 2024 है और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग चर्चा करेंगे। लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ हमारी जीडीपी से रिलेटेड है। अभी जो भारत की जो स्थिति है, जैसा कहा जा रहा है, ध्यान से इस जीडीपी के बारे में आप समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि जीडीपी ग्रोथ हिट्स 5.4% इन सेकेंड क्वार्टर और ये इस पिछले 7 क्वार्टर का सबसे लोएस्ट है। यानी कि आपको बता दो कि भारत में जीडीपी क्वार्टर बेसिस पर मेजर किया जाता है और उसी बेसिस पर आपका सबसे पहले बता दो कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी दरअसल वो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है एक फाइनेंशियल ईयर की। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जिस प्रकार से अभी इंडिया की जीडीपी गिरी है ना, इन 7 क्वार्टर्स में वो एक समस्या जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। व्हाट इकोनॉमिस्ट टर्म टू साइन ऑफ द ट्रबल। इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ जो है ना, स्लम्प्ड टू द 7 क्वार्टर लो टू 5.4%। यानी कि ये पिछले 7 क्वार्टर में 5.4% सबसे लोएस्ट जीडीपी रहा है जुलाई टू सितंबर 2024 देखा जाए तो। इससे पहले जो थे 6.7 हुआ करता था। अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें, ग्रोथ थी, ये दिखा रहा था। तो रियल जीडीपी 5.4% इस बार दिखाया। जबकि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली रिसेंटली एक एस्टिमेशंस डाला था कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होगा 6.8% सेकेंड क्वार्टर में, उन्होंने कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस के आधार पर। तो सेंट्रल बैंक के जो फाइनेंशियल एस्टिमेट हैं उसके अकॉर्डिंग 6.8%। मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया गया, मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस किए गए थे। उस बेसिस पर देखा जाए तो रियल जीडीपी 8.1% सेकेंड क्वार्टर में 2023-24 में हुआ करता था, जबकि ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.7% हुआ करता था। अब आरबीआई हैज़ प्रोजेक्टेड कि फुल ईयर का जो जीडीपी है वो 24-25 में 7.2 रहने वाला है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका ग्रोथ 6.5 से लेकर 7% है रहेगा। और इस तरीके से, हालांकि ये सबसे आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा सितंबर में कुछ और है। तो अभी का जो डेटा है ना कि भारत का जो रियल जीडीपी ग्रोथ स्लम्प्ड टू से वो 5.4% आपको दिखा रहा है कि 5.4% है। अब आप ही बताइए कि क्या 5.4 जीडीपी ग्रोथ से क्या भारत इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगी क्या 2027 तक? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि जीडीपी को कैसे बढ़ाएं, सरकार में क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। अभी जो ये डेटा आया है आउटपुट, इंडिया के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आया है। और आपको बता दूं कि जो 8 कोर इंडस्ट्रियां हैं, जैसे कोल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, पेट्रोलियम हुआ, है ना, सीमेंट हुआ, इस तरीके की 8 कोर इंडस्ट्री होते हैं और उसी का डेटा और उसका वेटेज जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का होता है 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जीडीपी में कवर किया जाता है उसमें। जो इसलिए इंडेक्स ऑफ द कोर इंडस्ट्री रिकवर 3.8 के बेसिस पर कहा जा रहा है। तो वैसे में कहीं ना कहीं भारत को ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई साहब, अभी जो जीडीपी है, जीडीपी जो दिख रहा है कि भाई आपने 5.4% से नीचे, तो यहाँ पर कमी कहाँ पर, सारे फाइनेंशियल एक बात करने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ पर आ रही है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनेगा, है ना। जीडीपी तो नीचे जा रहा है। एनएसओ ने भी कहा है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स जो है बाउंस कर रहे हैं बैक बाय द 3.5%। तो वो सब तो बहुत सारी बातें कहने के लिए है, लेकिन फिलहाल तो डेटा यही कहता है कि भाई इन 7 क्वार्टर में इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है साफ लोएस्ट रही है। बस यही एक चीज़ें के अंदर में है। चलिए दूसरे न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अभी फिलहाल जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज मस्जिदों के लिए को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चा में रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया ऑफिशियली कि टोटली न्यूट्रल हम रहेंगे संभल मस्जिद में, आपका पूरी तरीके से न्यूट्रल रहेंगे। संजीव खन्ना साहब हैं चीफ जस्टिस,
जस्टिस, उन्होंने इस बात पर कहा है ना। इससे पहले आपने देखा कि भारत में ज्ञानपीठ मंदिर ये मस्जिद के लिए काफ़ी बवाल रहा था, वैसे ही तो वो कहानी अभी चलेगी, रोज आएगा, ये चर्चा करेंगे इस पर। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी ड्राफ्ट जो है ओवरलुक किया है भारत के बेसिस के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक न्यूज़ है साइक्लोन से रिलेटेड है, जैसा कि आप सभी जानते हैं साइक्लोन से रिलेटेड है ये। तो ये देखो यहाँ पर कि with the slow moving weather system gathering place, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर आरएमसी ने चेन्नई ने अनाउंस किया है एक साइक्लोन फिंगल। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि साइक्लोन फिंगल के बारे में आपका, है ना। ये पुडुचेरी के पास से आ चुका है, सैटरडे आफ्टरनून तक ये पुडुचेरी को क्रॉस कर देगा, ये बात कही गई। तो ये साइक्लोन फिंगल जो है, सिंपल सी इसके बारे में चर्चा हो रही। अब आरएमसी हैज़ मेंटेन रेड अलर्ट्स जारी किया गया है और कहा कि ये काफ़ी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के साथ ही आएगा और जितने भी 7 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ तक काफ़ी बारिश होने की स्थिति है आपका। तो पहले से लोगों को सावधान किया गया है कि भाई ये साइक्लोन आ रहा है और साइक्लोन का नाम है क्या, साइक्लोन का नाम है फिंगल, साइक्लोन फिंगल। आपको बता दूं कि इस तरीके के कई प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में यूपीएससी में, स्टेट पीसीएमसी में साइक्लोन को मैच करने के लिए इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये हो सकता है। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो विंड की स्पीड होगी 70 to 80 किलोमीटर पर आवर होगा, 90 से ऊपर जाएगा। तो देखते एक्सट्रीमली थोड़ा सा है, तो इसीलिए सरकार इसको पहले से ही आगाह कर रही है लोगों को। और भी न्यूज़ में यहाँ पर देखो कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूएस प्रोब इनटू अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप को लेकर काफ़ी चल रहा है, लेकिन इससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बांग्लादेश इंटरिम सरकार। आपको पता हो बांग्लादेश में तख्ता पलट दिए गए थे, तो उसको लेकर कि भाई बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट टू राइट ऑफ द ऑल रिलीजियस मिनॉरिटी, भारत ने कहा है। अब कहानी इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि इंडिया में फ्राइडे को आपको बता दूं मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट चलाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर में, जिसके रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद यूनुस है। अब वहाँ पर उनको ये कहा जा रहा है कि भाई कम से कम वहाँ की जो माइनॉरिटी है उस माइनॉरिटी को भी तो ध्यान रखना आपका फर्ज है। तो ऐसा इंसिडेंट इसलिए आ रहा है कि मीडिया ने दिखाया कि वहाँ पर इस्कॉन मंदिर को लेकर, मैं आपको बता दूं कि इस्कॉन वेलकम टू रिमार्क बाय सीनियर ऑफिशियल के द्वारा बांग्लादेश गवर्नमेंट को कहा नो डिस्कशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू, क्योंकि इस्कॉन के जो मॉन्क हैं लेड बाय इस्कॉन को लेकर के थोड़ा सा वहाँ पर था, जो लोग वहाँ पर अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर। तो यहाँ पर ये कहता है कि जी रिलीजियस कम्युनिटीज़ है वहाँ पर जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उसको सुरक्षा जिम्मेदारी देना सरकार का कर्तव्य है। यूनिस गवर्नमेंट लॉ एडवाइजर आसिफ नजरुल, ये सभी लोगों ने इंडिया के न्यूमरस जो ब्रिचुअल इंसिडेंट हुआ है माइनॉरिटी के साथ में, तो यहाँ पर उन्होंने कहा द यूनिस गवर्नमेंट लॉज एडवाइजर आसिफ नजरुल हिट्स बैक टू एट इंडिया पर भी कहा है, इंडिया के लोगों पर भी कहा कि आपने जिस तरीके से इंसिडेंट है ब्रूचुअल इंसिडेंट आर टेकिंग प्लेस अगेंस्ट टू माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी ऑन इंडियाज ओन सॉइल, तो वहाँ पर इस तरीके से कैसे, तो इंडिया भी कंसिस्टेंटली उसके स्ट्रांगली उनके जवाब दे रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे, है ना। तो अटैक हिंदुओं पर आप जिस तरीके से अटैक किए गए हैं, वहाँ पर इस्कॉन मंदिर पर अटैक किया गया बांग्लादेश के अंदर में, तो ये तो सही तो नहीं है। कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि डेवलपमेंट कैन नॉट बी डिसमिस ओनली टू मीडिया एक्स में बेस कर। इस्कॉन जो है ग्लोबली वेल रिगार्डेड है, इस्कॉन जो मंदिर है ग्लोबली वेल रिगार्डेड ऑर्गेनाइजेशन है विद द स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड सोशल सर्विसेज के लिए, पूरी दुनिया में इसको मानता है। We once again call up to the Bangladesh take up to a step to protection of minority. He called up the fair and trials to Mr. Das who is facing sedition charges. तो इस तरीके का जिस तरीके से इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ उसको लेकर के भारत ने भी जवाब दिया। हालांकि वो लोग भी कह रहे कि आप लोग भी मुस्लिमों के साथ वो करते, हालांकि बेतुका सी बातें हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये तो मामला चलता ही रहेगा। और है यहाँ पर अगर देखा जाए वी विल नॉट अलाउ टू टंगस्टन में, यहाँ पर स्टालिन साहब हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एम के स्टालिन ने रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री को
कि भाई ये टंगस्टन माइनिंग जो राइट्स जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दिए गए हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बायोडाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए उस पर खुदाई किया जाए। तो अभी जो माइनिंग हो रही है उस एरिया में, वो एरिया जो है एक तरीके से आप कहे तो हेरिटेज साइट्स हैं, और हेरिटेज साइट पर इस तरीके की माइनिंग करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने इस बात पर कहा कि भाई अक्टूबर 2023 में स्टेट गवर्नमेंट ने रेज किया था कंसर्न कि भाई राइट टू माइन क्रिटिकल या स्ट्रैटेजिक मिनरल के बेस के आधार पर यूनियन मिनिस्टर के लिए कोल और माइन हैज टू से टू ऑक्शंस कुड नॉट बी। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को ये दिया गया था, लेकिन जिस एरिया पर आप कर रहे हैं वो हेरिटेज साइट्स है, वहाँ पर सिंबो बहुत सारी एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो जिसके कारण से वहाँ के मोनूमेंट्स, केव, टेम्पल, स्कल्पचर, इस तरीके की चीज़ें बर्बाद हो सकती। तो ऐसे इलाके में माइनिंग ना करवाए तो बेहतर होगा। तो इस चीज़ को लेकर अब यहीं पर और भी बहुत सारी बातें हैं कि एक और है आपका कि साइंटिस्ट इंडस्ट्री डिमांड टू पैसेज ऑफ न्यू सीड्स बिल चेंजेज इन पॉलिसी के अंदर में। जैसे यहाँ पर है इसके अंदर में कि ऑन सेकेंड डे ऑफ 3 नेशनल सीड्स कांग्रेस चल रहा है। नेशनल सीड्स कांग्रेस में बहुत सारे साइंटिस्ट, एक्सपर्ट, इंडस्ट्री के पार्टनर ये लोग आ रहे हैं, और ये लोग आने के बाद इन्होंने बात किया, और बात करने के बाद सेंटर से उन्होंने रिविजिट किया और कहा कि भाई कहीं ना कहीं जो सीड्स बिल ऑफ 2004 है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, सीड्स पॉलिसी 2002 में भी चेंजेस लाया जाए। बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पैनल का डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद इन सभी लोगों ने डिमांड किया है कि एक स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन प्लान बनाने की ज़रूरत है। और जो पार्लियामेंट में जो बिल बने हुए सीड्स बिल और इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में 2004 में हुआ था, जो कि वॉज नॉट पास ड्यू टू अपोजिशन के कारण से पास नहीं हुआ था, अब उस पर बदलाव करने के बाद पास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के तौर पर सीड्स जो है हमारे एग्रीकल्चर या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपर्ट हैं सीड्स को सर्टिफाइड करते हैं भारत में स्टैंडर्ड कि कौन सा सीड्स स्टैंडर्ड है, कौन सा सीड्स स्टैंडर्ड नहीं है। तो प्रेजेंट बिल जो है 20-20 साल पुराना हो गया और बहुत सारे चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, बहुत सारे इसमें ऐड करने की ज़रूरत है ना। और इन सभी कमेटी ने कहा कि भाई हम सीट्स के क्वालिटी पर दिन ध्यान देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सीट्स एक्ट 1966 और सीट्स रूल 1968 हैव नॉट बीन रिवाइज, अभी भी रिवाइज नहीं किया है। हमारा जो सीट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड जो है मच लोअर देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टैंडर्ड होता है सीट का उससे बहुत ही नीचे है। तो कहीं ना कहीं हमें पॉलिसी में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर पॉलिसी में बदलाव नहीं होगा तो शायद हम बेहतर तरीके से सर्टिफाइड नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से एक है, अब हम एडिटोरियल फेज में आ गए हैं। एडिटोरियल फेज की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा तो ये है आपका इंडियंस नीड टू शेयर और कॉन्ट्रासेप्टिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कही जा रही है। तो ये थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। ये है आपका एडिटोरियल सेक्शन। 1952 में इंडिया एक कहा जाता है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए एक नई शुरुआत थी और फोकस किया गया था इम्प्रूविंग मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर ध्यान दिया गया था ताकि जनसंख्या को स्टेबलाइज किया जाए। अब ये प्रोग्राम जो इन्वॉल्व हुआ परमानेंट मेथड से भी इसको चलाया गया, लेकिन अगर देखा जाए कि ड्यूरिंग 1966 से 70 तक 80.5% जितने भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर थे भारत के अंदर में वो काफ़ी अलग रहे। अब ये परसेंटेज जो हर साल डिक्लाइन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिसी चेंजेस के कारण से, फैक्टर्स के कारण से। ठीक है, तो इन नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे है उसके 5 राउंड्स को दिखाता है। पहला, यूज ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन स्पेशली इन द लास्ट 3 डिकेड के अंदर में, है ना, सारे स्टेट्स के अंदर में इस तरीके की चीज़ों को देखने को मिलता है। तो राइटर कहना चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये हमें इन सभी चीज़ों में इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है। जेंडर इक्वालिटी जो है कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत, जैसे एग्जांपल जेंडर और डिस्पैरिटी की बात उन्होंने कहा, एक ट्रेंड की बात कहा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के सेक्शन जो है अगेंस्ट में जाता है। उनका मकसद था कि भाई ये मेल स्टेरिलाइजेशन की जो फ्रैक्शन है वो स्टेरिलाइजेशन एटलीस्ट 30% होना चाहिए, है ना, स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए। इवन टुडे इंडिया इज अ फार फ्रॉम मीटिंग दिस टारगेट।
ऑफिशियल डेटा ये दिखाता है कि लार्ज डिस्पैरिटी में रेट फीमेल और मेल का स्टेरिलाइजेशन जो है 37.9% है, जबकि पुरुष का है 0.3% है। तो इतना बड़ा डिफरेंसेज कैसे हो सकता है? महिलाएं जो है हमेशा इन स्टेरिलाइजेशंस के बर्डन को वर्चुअली मानती हैं, लेकिन पुरुष इसमें आगे नहीं आते। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 को अचीव कर रहा है, लेकिन आज भी जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वीमेन्स गर्ल्स 2030 तक अभी भी पूरा होने की चांसेस नहीं है। यहाँ तक कि वर्ल्ड ऑब्जर्व करता है कि वैक्सटोमीज डेज के बेस पर 3rd फ्राइडे और इसको वो किया जाता है इस बेस पर। अब इस तरीके से ये बातें हो रही कि कहीं ना कहीं अभी भी इक्वालिटी नहीं है। पुरुषों को आप देख सकते हैं इस पे। अब यहाँ कुछ ग्राउंड रियलिटी एग्जाम्पल के साथ है कि 2 of 3 राइटर्स जो हैं आर्टिकल सर्वे में विलेज छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में गए 2024 मार्च में, वहाँ पर देखा। सो द वीमेन सेड, मेवन कहती है कि भाई वीमेन सेड स्टेरिलाइजेशन वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन मैन डू नॉट बिलीव दे नीड टू हैव। अब कहता है यहाँ पर कि भाई सिर्फ महिलाओं के लिए ही जिम्मेदारी है स्टेरिलाइजेशन को लेकर के। मोस्ट ऑफ देम जो एक्सप्रेस करते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, पुरुष क्यों करेंगे, महिलाओं को ये सब करना होता है इस तरीके से। तो आज भी इस तरीके की मान्यता बनी हुई है कि इस महिलाएं जो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, पुरुष नहीं लेती है आपका। तो कहीं ना कहीं दोनों को आगे आना होगा, और महिला और पुरुष चाहे कोई भी हैं, दोनों सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैं। तो ये इस तरीके का न्यूज़ है द हिंदू के अंदर में। इतनी कुछ खास नहीं, पर छोटे छोटे आज का एडिटोरियल सेक्शन कुछ खास नहीं था, है ना। तो ये था आज का न्यूज़। थोड़ा सा कोर सेक्टर के बारे में भी आप देख लो। ये आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड है। कोर सेक्टर आउटपुट अप टू 3.1% अक्टूबर में दिया। बेस्ट परफॉर्मेंस 3 मंथ का बेस्ट परफॉर्मेंस है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया की 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसकी आउटपुट थोड़ा सा बेहतर है। 40% जो है वेटेज देता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर में, 3% रेट के साथ आगे बढ़ा है। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री जो है, जो कि हम स्लम्प्ड 10 मंथ से लो देखने को मिल रहा था, थोड़ी सी उसमें वृद्धि देखने को मिली है। 6 of the 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो पिक पर है, 2 नीचे है आपका। इसमें आप देख सकते हो कि रिफाइनरी प्रोडक्ट 5 पॉइंट के साथ बढ़ा है, 5.2 के साथ। स्ट्रेट स्लोअर देन 5.8 था आपका। वहीं पर स्टील ग्रो एट फास्टर पेस पर है 4.2। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 0.6% पर है। तो इस तरीके से कोर इंडस्ट्री जो है अभी बेहतर प्रोडक्शन में दिख रहा है। तो ये था आज का न्यूज़। बाकी देखते हैं अगले एपिसोड में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।